दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है 6वीं कक्षा से 12वीं तक के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 6वीं कक्षा के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है जल, बर्फ, जलवाष्प या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए जैवमंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां पर तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है, और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर कंचनजंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा शिखर K2 यानी गाडविन आस्टिन है, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। दोस्तों कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर या आर्कटिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में ये 11,033 मीटर भी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तर अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका और पांचवें पर अंटार्कटिका है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। देखिए यूराल पर्वत, यूराल नदी और जूरा पर्वत। तो इसमें से कौन कौन से जो है स्थलीय संरचना शामिल है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और दो यानी यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। दोस्तों यूरोप और एशिया को एक ही भूभाग में दर्शाया जाता है, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों गुजरते हैं? तो उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरते हैं। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, पनामा, स्वेज, कील नहर या सू नहर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है स्वेज नहर। दोस्तों, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? देखिए, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ या होंडुरास। तो सही उत्तर है पनामा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जलसंधि कहा जाता है और ये जलसंधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है, बिल्कुल सही है। और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो दोस्तों, 2 और 3 आपके सही हैं। पहला कथन असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो याद रखिएगा, कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो आप जानते भी होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों से आपको चयन करना है कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो ये आपका सही नहीं है। और दूसरा कथन है कि यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही हो जाएगा। आप जान लीजिए, अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर नहीं बल्कि मध्य में स्थित है, तो कथन 1 गलत हो जाएगा। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा ये मोटी बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी मानव निवास नहीं है। और बहुत से देशों के शोध केंद्र यानी रिसर्च सेंटर यहाँ पर हैं। भारत के शोध संस्थान इनके दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकार के आधार पर आपको बताना है महासागरों का सही क्रम कौन सा है। तो आप जान लीजिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर है, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिण महासागर और 5वें पर आर्कटिक महासागर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक महासागर, तीसरे क्रम पर हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी महासागर और 5वें पर आर्कटिक महासागर स्थित है, यानी क्रम से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, यानी इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है और इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं, दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। तो ये किस महासागर से संबंधित है? तो सही उत्तर है, ये कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है और इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी और चौड़ी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आप देखिए ए सही लेकिन आर गलत, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। ये अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श है और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें आपको बताना है, कथन है कि पृथ्वी के तापमान वृद्धि को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं कि नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर महासागर और उनकी आकृति का सुमेलन करना है आपको। महासागर, प्रशांत महासागर ये लगभग आप जान लीजिए वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर जो है ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर स्थित है। तो इस तरह से इस सही सुमेलन हो जाएगा 3, 2, 1, 4। विकल्प देख लेते हैं। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर हैं। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवित यानी 66.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो सही उत्तर है समताप मंडल और आयन मंडल। दोस्तों वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की सतह से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल आता है। तो याद रखिएगा मध्य मंडल जो है ये समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में स्थित है। दोस्तों आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरण जैसे रेडियो, राडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, लेकिन सागर तल से 800 किलोमीटर की तक ऊंचाई का ही वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है आपका, आप देखिए कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। बिल्कुल सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है ये सभी जीवधारियों की वृद्धि में सहायक है और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब आइए दोस्तों अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है?
तो उत्तर है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं इनका निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो आप देखिए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची होती है और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से इनका निर्माण होता है, और ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत या अपलेशियन? तो सही उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये पहले बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पर्वतों के एक रेखाक्रम को व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। और आप जान लीजिए कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वत एक रेखाक्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय और आल्प्स ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। तो यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत सही नहीं है। वासजेज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा पर्वत बलित पर्वत सही नहीं है। तो इसमें आप देखिए, केवल 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हार्स्ट और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका यानी ग्राबेन कहा जाता है। और यूरोप की राइन घाटी और वासजेज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मौना किया पर्वत। दोस्तों, मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या दक्षिण महासागर? तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर स्थित मौना किया पर्वत ये हवाई द्वीप हवाई सागर की सतह से नीचे है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप जानते हैं तिब्बत यानी पामीर का पठार। दोस्तों, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। दोस्तों, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है।
केन्या, तंजानिया और युगांडा पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिकांश मैदान नदियों और उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। आप जान लीजिए मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है और सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ आवास और परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत 6वीं कक्षा के भूगोल के अध्याय 5 और 6 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।